नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम एक बार फिर से एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की और स्टेनो की। इनके लिए एक प्रैक्टिस सेट हम जारी करने जा रहे हैं आज, और इसी प्रैक्टिस सेट के तहत मैं आपको जीएस की कंप्लीट नॉलेज आपको देता चलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि देखो कोई सवाल बताया और उसका ऑप्शन भी बता दिया, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं है ऑप्शन बताने से। यदि सवाल के बारे में आपको पूरी चर्चा कर दी जाए तो आपके वहां से जरूरी थोड़ी है कि वही सवाल है जो आपको बताया जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जो बैकग्राउंड में बताया जाएगा आपको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। और इसी के तहत आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ग्रुप सी डी और स्टेनो की वैकेंसी है इनके तहत जो जीएस का पोर्शन है आपका, जीएस का आज मैं एक आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जो प्रैक्टिस सेट आपका पहला होगा, जैसे हम बोलेंगे जीएस मॉक टेस्ट 1, ऐसे ही आपके 2 कराऊंगा, 3 कराऊंगा, ऐसे ही आगे तक हम इसको बढ़ के लेकर चलेंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एवरी संडे, प्रत्येक संडे को मैं आपको कंप्लीट टेस्ट कराऊंगा, एक मॉक टेस्ट कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आपकी जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा जाएगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपकी जीएस, ये 4 पोर्शन आपके पूछे जाएंगे। रीजनिंग इसमें नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है रीजनिंग। तो यहाँ से ये सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक एवरी संडे को मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा ऐसे। लेकिन उस बीच में मैं आपको कभी जीएस का मॉक टेस्ट करा दूंगा और कभी आपको हिंदी का मॉक टेस्ट करा दिया करूँ। मौका लगेगा तो मैथ का भी करा देंगे, लेकिन फिलहाल जीएस और हिंदी पर आप फोकस रखेंगे पूरी तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन एवरी संडे तो आपको कंप्लीट होगा ही, उसमें जीएस भी होगी, हिंदी भी होगी, मैथ भी होगा, सब कुछ उसमें कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हमारा जो टेस्ट नंबर होगा वो 1 होगा आज। देखो, ये कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। देखो, अर्थशास्त्र की टर्म है, अर्थशास्त्र में बोले जाते हैं इस तरह की टर्म, समष्टि अर्थशास्त्र, आप कहते देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, इन सबको देखते हैं। फिर ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र के फादर किसे कहा जाता है, ये सब कुछ देखेंगे अभी हम। देखो, किसे समष्टि अर्थशास्त्र की जो अवधारणा दी थी, देखो, समष्टि अर्थशास्त्र के जो फादर कहे जाते हैं वो आपके जेएम कीन्स कहे जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि समष्टि अर्थशास्त्र के, अच्छा समष्टि क्या होती है? समष्टि होती है एक तरीके से छोटे छोटे स्तर पर, और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम वहां करते हैं जहां हम कोई बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करना हो तो वहां पर क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थात समष्टि कहाँ होता है? जैसे हम ये कह लें कि अपने गांव में ही, या गांव में क्या शहर में ही आप एक दूसरे से व्यापार करते हैं, तो वो एक छोटे स्तर पर होता है। तो छोटे स्तर पर होने वाला व्यापार आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, और बड़े स्तर पर होने वाला व्यापार आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के पिता जो कहे जाते हैं वो के जेम किन्स कहे जाते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ। ये आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। और उसके साथ साथ अर्थशास्त्र के फादर भी आपके एडम स्मिथ ही कहे जाते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता भी एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ही कहे जाते हैं। और रैगनर फिंच को अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसको अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो अर्थशास्त्र में यदि पहली बार किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो वो रैगनर फिंच ही थे। और रैगनर फिंच ने ही समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता तो कहे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, कौन था? जैसे कि आप देखें, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के फादर कौन कहे जाते हैं, तो ये सब मैंने आपको पीछे बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों की अवधारणा, समष्टि और व्यष्टि की अवधारणा जो दी थी वो रैगनर फिंच ने दी थी। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पूंजीवादी देश नहीं है? अच्छा, पूंजीवादी कौन होता है? और देखते हैं, देखो कई प्रकार के होते हैं लोग देश। कोई तो पूंजीवादी होता है, कई प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं पूरे विश्व में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसे आप देखेंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था, एक देखेंगे आप मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर कौन है? देखो, पूंजीवाद में क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र का बोलबाला होता है ज्यादातर, और समाजवाद में सरकार का बोलबाला होता है। और साम्यवाद में जो होता है पूरी तरीके से सब कुछ सरकार के नियंत्रण में रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये होता है कि कुछ सरकार के हाथ में होता है और कुछ निजी क्षेत्र के, अर्थात दोनों के मिलने से ही, सरकार और निजी क्षेत्र के मिलने से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। तो देखो, कौन सा देश पूंजीवादी देश नहीं है? तो देखो, यूएसए जो है पूंजीवादी देश है, कनाडा पूंजीवादी देश है। अब देखो, इसमें जो है आपका
सवाल ऑप्शन ही ये गलत हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ ऑप्शन को। आप इसका ऑप्शन बना लो आप सी, जो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी बनेगा, और इसमें आप जापान रख लो, ये ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, तो भारत कैसा देश है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो इसलिए भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट है, अब देखो पूंजीवादी सिद्धांत कहाँ चलता है, अमेरिका में। समाजवादी सिद्धांत चलता है रसिया में। साम्यवादी सिद्धांत चलता है चाइना में, उत्तर कोरिया में। और मिश्रित अर्थ अर्थ सिद्धांत जो दिया था, या मिश्रित व्यवस्था का सिद्धांत जो दिया था, वो फ्रांस में आया था, और उसके बाद में भारत ने इसको एडॉप्ट किया था। लेकिन वर्तमान में भारत की जो स्थिति है, फ्रांस की जो स्थिति है वर्तमान में, वर्तमान में फ्रांस एक पूंजीवादी देश है, ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। देखो इकोलॉजी शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था ना, वो रिटर महोदय ने किया था 1865 में। लेकिन 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने इसको परिभाषित किया था। शब्द तो दे दिया इन्होंने, ध्यान रखना कि यदि परिभाषित पूछ ले, तो परिभाषित होता तो आंसर होता अर्नेस्ट हैकल। लेकिन उसने पूछा क्या है, पूछा है उसने पूछा है कि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रिटर महोदय ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। जैसे रिटर ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1865 में, जबकि अर्नेस्ट हैकल ने इसे जो परिभाषित किया था वो 1869 में किया था। रामसर किस देश का स्थान है जहां पर रामसर कन्वेंशन हुआ था, अर्थात रामसर समझौता हुआ था। तो रामसर जो जगह है, वो ईरान में जगह पड़ती है, और ईरान में ही आपका रामसर, तो ये कहाँ है आपका, ईरान में। अब ये संबंधित किससे है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो रामसर सम्मेलन का संबंध आर्द्र भूमियों से है, जो भारत में क्या पूरे विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमियां होती है उनके संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। और ये कन्वेंशन जो हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ध्यान रखना है पूरी तरीके से। और इसी वजह से विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और जो भारत इसका सदस्य बना था, वो बना था 1 फरवरी 1982 में। और वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की जो संख्या है वो आपकी 75 है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल पूरी तरीके से। यदि आपने मैप को अच्छे से निहार रखा है, माइंड में आपके मैप छपा हुआ है, तो आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, वरना आप इस सवाल का आंसर गलत ही कर देंगे कहीं ना कहीं। तो देखो किसके साथ सीमा लगती है, आंसर तो मैं इसका बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा डी। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती है, त्रिपुरा के साथ सीमा लगती है, असम के साथ सीमा लगती है, और मेघालय के साथ सीमा लगती है। कहने का मतलब ये है, चार तो ये है, 5 राज्यों के साथ सीमा बनती है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश ही ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे लंबी लगती है, लगभग आप ये कह लो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ भारत की। अब देखो जरा, ये मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ कि कौन सा राज्य कहाँ जैसे है। आप ये देख रहे हैं, ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका, ये बांग्लादेश। अब इधर देखो, ये इधर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल यहाँ तक चला है। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र रेड कलर का, ये रेड कलर इधर भी आ रहा और इधर भी आ रहा, तो असम एक हो गया। दूसरा ये है आपका मेघालय, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में है नीचे आपका मिजोरम। तो अर्थात 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है बांग्लादेश की। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है भारत के कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं। इन्हीं से ही क्या निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही। जैसे देखो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इन चट्टानों की खोज सबसे पहले हुई, पहले यहीं पर हुई थी। और भारत में 2 जगह कर्नाटक और राजस्थान के अरावली क्षेत्र में ही पाई जाती है, कुछ हद तक राजस्थान में भी पाई जाती है, कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो कर्नाटक में पाई जाती है। कर्नाटक के 3 जिलों में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है, एक तो धारवाड़, बेलारी और शिमोगा, इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा ये पाई जाती हैं। और सबसे पहले जो खोज हुई थी इनकी धारवाड़ जिले में ही हुई थी, इसी वजह से इनका नाम जो पड़ा वो धारवाड़ के नाम पर ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया गया। इन्हें सबसे समृद्ध चट्टानें कहा जाता है क्योंकि इनमें लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम धातुएं पाई जाती हैं। सोना धारवाड़ की चट्टानों के अंतर्गत कोलार और हट्टी की खान से निकाला जाता है, ये आप ध्यान रखना कि सोना निकाला कहाँ से जाता है, कोलार और हट्टी की खान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं मतलब इधर पहाड़ी दे दी उसकी और उधर राज्य दे दिया। ये पूछ रहा है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, और जो नहीं है वो ही आपको छांटना है। जैसे मिक्किर जो पहाड़ी है वो असम में है, हाँ जी। अबोर जो पहाड़ी है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। लुसाई पहाड़ी वो आपकी मिजोरम में है, बिल्कुल ठीक है। पटकाई बूम जो है, पटकाई बूम पहाड़ी जो है वो नागालैंड में नहीं है, आंसर यही बनेगा आपका। नागालैंड में नहीं है तो कहाँ है, फिर है वो अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट जरा देखो,
ये आपका पूर्वोत्तर भारत का मैप है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप जो का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला तो नीचे तक भी चला आया, ये वाला क्षेत्र यहाँ तक, यही आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में मिकिर, अबोर, डफला, पटकाई बूम, ये सब अरुणाचल प्रदेश की ही पहाड़ियां कहलाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपको पीछे बताया था मिकिर, मिकिर ये है आपकी सम की पहाड़ी। ठीक, नेक्स्ट। कौन सा दर्रा सम्मिलित नहीं है? दर्रा एक एक तरफ दर्रा है और दूसरी तरफ उसका राज्य है। देखो, तिजू दर्रा जो है वो आपका मणिपुर में है, ये आपका राइट है। हालघाट दर्रा वो आपका महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक है। भोरघाट दर्रा केरल में नहीं है, यही आपका आंसर बनेगा। तो भोरघाट दर्रा यदि केरल में नहीं है तो कहाँ है जी? तो ये है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और बॉमडिला दर्रा, दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। त्रिजू दर्रा देखो, त्रिजू दर्रा मणिपुर में है। हालघाट दर्रा जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा नीलगिरी को अन्नामलाई के साथ जोड़ता है। और सैनकोट्टा है, ये सैनकोट्टा दर्रा जो है वो इलायची पहाड़ी को नांगलपोल पहाड़ी से जोड़ता है, अर्थात ये कह लो कि केरल को अ, तमिलनाडु से जोड़ता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। नेक्स्ट। उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? देखो, उत्तर अमेरिका, जैसे आप देखते हैं ना मैप से, यदि आप समझे जाएं इसको, जैसे ये मान लो, ये है कोई इस तरीके से अमेरिका का मैप, और ये है आपका, तो ये है आपका उत्तर अमेरिका ये रहा, दक्षिण अमेरिका ये रहा, तो इसके बीच में कौन सी जल संधि है? तो पनामा जल संधि। पनामा, ये पनामा जल संधि है आपका। तो पनामा जल संधि ही आपका यहाँ पर उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है या अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप और अफ्रीका के मध्य है। तस्मान जल संधि ये नहीं होती कुछ भी, और ओकोस्टक जल संधि नहीं होती, ओकोस्टक सागर होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, ये आपकी पनामा नहर, पनामा नहर ही क्या करती है? पनामा नहर ही उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। ये यूरोप और ये आपका दक्षिण अफ्रीका, तो जिब्राल्टर जल संधि दोनों के इनके बीच में आपको देखने को मिलेगी। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? देखो, कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिको से गुजरती है, ये भी ठीक है। माली से गुजरती है, तो इक्वेडोर से नहीं गुजरती। जरा मैप से देखो जरा इसको। मैप से क्या, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बता सकता हूँ आपको। कैसे? ये कह सकते हैं कि यूएई की नाली में मिस ओबामा भच से गिरी, ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यू फॉर यूएई, एन फॉर आप आपके नै फॉर देखो नाइजीरिया, ऐसे ही ली फॉर लीबिया, एम फॉर मिस्र, से सऊदी अरब, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत और इन इन देशों से जो कर्क रेखा है वो गुजर जाती है। नेक्स्ट है, भारत में किस अभिलेख से सती होने का पहला प्रमाण मिलता है? तो भारत में किस अभिलेख से सती होने का, देखो जो एरन अभिलेख है, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, सती होने का पहला प्रमाण यहाँ से मिलता है। हूणों से युद्ध करते हुए गोपराज इसका मित्र था, भानुगुप्त का मित्र था गोपराज। तो गोपराज की पत्नी इसकी मृत्यु पर सती हो जाती है, तो इसी का पहला प्रमाण आपको भारत में देखने को मिलेगा। सती होने का पहला प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। जरा इनके देखो सारे ही अभिलेख जो ये है आपके सारे अभिलेख, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी देख लेते हैं सारे के। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य का मेहरौली स्तंभ लेख, इसी अभिलेख में किसी चंद्रगुप्त नामक शासक का उल्लेख है। जब यह अभिलेख लिखा गया था तो उस समय इसके शासक की मृत्यु हो चुकी थी। इस लौह स्तंभ में जिस शासक का वर्णन किया गया है, माना जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही था। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, अर्थात सौराष्ट्र, ये या फिर ये कह लो कि ये गुजरात में है। भीतरी अभिस्तंभ लेख भी इसी का ही है, स्कंदगुप्त का ही। इस अभिलेख से स्कंदगुप्त के समय हूणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। इससे यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करने में सफल रहा। स्कंदगुप्त ने कर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, यही था। यह मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है आपको। यह अभिलेख 510 ईस्वी में लिखा गया था। यह अभिलेख गुप्त वंशीय शासक भानुगुप्त का है। हूणों के आक्रमण के दौरान भानुगुप्त का एक सामंत था गोपराज, जिसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी पत्नी इसके साथ सती हो जाती है, और इसी सती होने का प्रमाण जो मिलता है वो ऐरण अभिलेख से ही मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। जो पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है ना, तो ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में मिलता है। इसमें चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख किया गया है। इसी अभिलेख का लेखक जो है वो, जो पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, इसकी जो रचना की थी वो रवि कीर्ति जैन ने की थी। अभिलेख में कालिदास, भैरवी का भी उल्लेख मिलता है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध की जानकारी भी मिलती है, और इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं था? तो किसका निरूपण नहीं था? देखो, गाय का उल्लेख हमें नहीं मिलता, ये आप ध्यान रखना।
तो गाय का उल्लेख कहाँ मिलता है? गाय का उल्लेख जो मिलता है वो वैदिक काल के बाद, अर्थात वैदिक काल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता में गाय का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। हड़प्पा की कलाकृतियों में गाय का अंकन नहीं है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल से प्राप्त होगा। दिल्ली सल्तनत में किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो देखो, ये आप मेन पॉइंट इसका है कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। तो इसका यदि आपको साल पता है तो आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सबसे ज्यादा समय तक तो शासन करा था तुगलक वंश के शासकों ने। जरा इसका व्याख्या देखो। देखो, गुलाम वंश का जो शासन रहा था वो 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश रहा था 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश रहा था सबसे लंबा, 1320 से 1414 साल, 1414 तक इसने शासन करा। और सैयद वंश के लोगों ने 1414 से 1451 तक शासन करा, जबकि लोधी वंश में जो आया था वो 1451 से 1526 तक यहाँ तक शासन करा था। और इसी 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है और यहीं पर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और मुगलों का शासन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। अब आप देखो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो शासन करा वो किसने करा है? तुगलक वंशों ने। लेकिन सबसे कम शासन किसने करा था? ये करा था खिलजी वंश के लोगों ने। और जो खिलजी वंश के शासक थे, ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा प्रभाव इन्होंने ही छोड़ा था। सबसे कम शासन लेकिन सबसे अधिक जो प्रभाव छोड़ा था वो इन्हीं लोगों ने छोड़ा था। नेक्स्ट, अष्ट प्रधान किससे संबंधित है? तो अष्ट प्रधान का जो संबंध था वो शिवाजी से था। अर्थात शिवाजी की राज्यसभा में अष्ट प्रधान होते थे। कौन कौन थे? देखो जरा। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसे क्या कहा जाता था? इसे अष्ट प्रधान कहा गया। लेकिन ये कैसी थी? आनुवंशिक होती थी। इसमें कौन पेशवा होता था, अमात्य होता था, मंत्री, सुमंत, सचिव, सेनापति, न्यायाधीश और पंडित राव वगैरह इसमें होते थे। उदंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो उदंत मार्तंड का जो समाचार पत्र का जो प्रकाशन करा था वो जुगल किशोर ने किया था। ये आप ध्यान रखना। जैसे देखो, कुछ पत्रिकाएं मैं और दिखा देता हूँ। जैसे बंगाल गजट का प्रकाशन जो करा था वो जेम्स हिक्की ने करा था। बंगाल गजट अंग्रेजी में दोबारा छपा था, उसको दोबारा में गंगाधर भट्टाचार्य और हरिश्चंद्र राय ने छापा था। दिग्दर्शन बंगाली भाषा में छपा था, केसी मार्चमैन ने छापा था। संवाद कॉमेडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजाराम मोहन राय ने छापा था इसको। समाचार दर्पण का प्रकाशन जो किया था जेसी मार्चमैन ने किया था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजाराम मोहन राय ने किया था। जाम ए जहानुमा राजाराम मोहन राय ने किया था इसका भी। और बॉम्बे समाचार फरदून जी मारजुआन ने किया था इसका प्रकाशन। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखो, कंप्लीट डेट पूछ रही है। ये तो आप सब जानते हैं कि 1764 में ही होता है, लेकिन जब सारी डेट इसमें दी हुई तो आपको कंप्लीट डेट याद रखनी है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। किस किस के बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था ये अंग्रेजों के, और एक तरफ तो अंग्रेज थे, तो एक दूसरी तरफ थे अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब था शाह मीर कासिम। ये इनकी संयुक्त सेना थी और इनकी सैनिक संख्या कितनी थी? 60,000। दूसरी तरफ अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में जो जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें जो ये जो तीनों की संयुक्त सेना थी, अवध के नवाब की, मुगल शासक की और बंगाल के नवाब की, ये संयुक्त सेना हार जाती है और हेक्टर मुनरो इसमें जीत जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है। अब क्या होगा? मीर कासिम तो भाग गया, तो इलाहाबाद की दो संधियां होंगी। एक तो 12 अगस्त को होगी, 12 अगस्त 1765 को। और जस्ट इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होगी। और ये जो होंगी, एक होगी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ और दूसरी होगी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ में। मोपाला विद्रोह का संबंध किस राज्य है? तो मोपाला, अर्थात ये मान लो कि केरल के किसानों को ही मोपाला कहा जाता था। केरल के किसानों को, अर्थात मोपाला का अर्थ जो है वो किसान है। अर्थात ये कह लो कि केरल के किसानों को मोपाला कहा जाता, तो इसका संबंध किससे था? केरल से। कुछ और भी विद्रोह में दिखा देता हूँ आपको। जैसे पावना विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखना। मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। फड़के विद्रोह जो हुआ था वो महाराष्ट्र में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में। एका आंदोलन जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश में। और बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। उसी तरीके से तेभागा आंदोलन हुआ था त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में। तेलंगाना आंदोलन जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको। निम्न में से किस सभा में राजाराम मोहन राय ने सहयोग नहीं दिया? देखो, आत्मीय सभा की में सहयोग दिया था, वेदांत सोसाइटी में सहयोग दिया था, वेदांत कॉलेज में भी, लेकिन वेद समाज में इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। तो किसने दिया था? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? 1815 में आत्मीय सभा जो की स्थापना की थी द्वारिकानाथ टैगोर ने, इसमें भी सहयोग था। राजाराम मोहन ने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई थी, इसमें भी सहयोग दिया। और 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई इन्होंने।
और 1825 में वेदांत कॉलेज और 1831 में कलकत्ता एकतावादी की स्थापना इन्होंने ही की थी। जबकि वेद समाज की स्थापना श्रीधरालु नायडू ने की थी, ये आप ध्यान रखना है। कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? देखो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था, अर्थात गुजरात में पड़ती है जगह सूरत। 1907 में कांग्रेस जो थी वो नरम दल और गर्म दल में बट गई थी। नरम दल और गर्म दल के लोग कैसे थे? जो आप ये कह लो कि जो आंदोलन उग्र तरीके से चलाते थे उनको गर्म दल का के लोग कहा गया, और जो आंदोलन अपना नरमी के साथ चलाते थे उन्हें नरम दल के लोग कहा गया था। जैसे 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसमें क्या होता, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और बंग भंग की निंदा यहीं पर की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखो, 1907 का सूरत अधिवेशन, यह बताया रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा ये। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तिलक लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र नाथ बसु ने दादा भाई नौरोजी को नाम घोषित कर दिया। इसी वजह से क्या हुआ, ये यहाँ पर फूट पड़ जाती है इन लोगों में। और 1910 में इलाहाबाद का अधिवेशन होता है। अध्यक्षता विलियम वेडर ने की थी। इसमें भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध किया गया था। निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया? तो किस आंदोलन का नेतृत्व? देखो चंपारण का किया था, खेड़ा सत्याग्रह का किया था, अहमदाबाद मिल मजदूरों का किया था। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर बनेगा आपका डी। नेक्स्ट देखो, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में। ये जो आपकी व्याख्या दी गई है इसे आप पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसकी पूरी, तो वहां पर आप पढ़ लेना इसको। और उसी तरीके से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था वो भी 1918 में हुआ था। उसी तरीके से जो आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो भी 1918 में ही हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? ये आप ध्यान रखेंगे। देखो उत्तर प्रदेश के साथ 8+1 का रेशो चलता है, अर्थात 8 राज्यों की सीमाएं लगती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है। जैसे 8 राज्य कौन कौन से होंगे? जैसे राजस्थान, एमपी, और आप नीचे उतरेंगे तो झारखंड, उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, फिर आप देखेंगे बिहार, ऊपर चलेंगे तो आपका उत्तराखंड आ जाएगा, और एचपी के साथ भी सीमाएं लगती है। तो इस तरीके से सीमाएं लगती हैं। और किसके साथ सीमा नहीं लगती? क्या बताया मैंने आपको? मध्य प्रदेश बताया, बिहार बताया, झारखंड बताया, लेकिन पश्चिम बंगाल का नाम नहीं आया। तो पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश की कोई सीमा नहीं लगती। स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक की बात कर रहा था, तो बीमारी का कारण है। तो चेचक की जो बीमारी होती है अर्थात स्मॉल पॉक्स जो होती है, जैसे चेहरे पर चिकते बन जाते हैं ना, छोटे छोटे इस तरीके से धब्बे बन जाते हैं चेहरे पर, तो इसी को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो ये जो होती है विषाणु द्वारा फैलती है, अर्थात वायरस के द्वारा फैलती है ये। स्मॉल पॉक्स क्या है? देखो यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कैसा होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। यह वेरियोला विषाणु द्वारा होता है। इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर होता है। इसमें तेज बुखार और त्वचा पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए चेचक का टीका लगवाया जाता है, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अर्थात ध्यान रखेंगे कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक किसकी है? वो अम्बेडकर ए नाम लाइफ नामक पुस्तक जो है वो है आपकी शशि थरूर की। तो शशि थरूर ने इस पुस्तक को लिखा है। मतलब ये इस पुस्तक को अभी लिखा नहीं है, लिखेंगे इसको, लेकिन ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्बेडकर की जीवनी लिखी जाएगी, अर्थात अम्बेडकर की जो लाइफ है उसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी चलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 25वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 25वां बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है वो माधव हाड़ा को दिया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में 25वें बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया किसको? माधव हाड़ा को, इनको ही। और इन्हें हिंदी में प्रकाशित उनकी आलोचना करती है, अर्थात किसके लिए दिया जाएगा? ये दिया जाएगा कुछ रंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, बिहारी पुरस्कार। और यह पुस्तक जो हुई थी ये 2015 में प्रकाशित हुई थी। इन्हें हरिश्चंद्र पुरस्कार भी दिया जा चुका है, किसको? माधव हाड़ा को ही। यह पुरस्कार केवल हिंदी और राजस्थानी भाषा के लिए ही दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो बिहारी पुरस्कार है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है और हिंदी और राजस्थानी भाषा के लिए ही केवल दिया जाता है। आपका अंतिम प्रश्न होगा, ये लास्ट है क्योंकि 25 ही सवाल आने हैं जी इसके इसमें। भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में रबर बोर्ड का देखो सबसे ज्यादा भारत में रबर कहाँ होती है? केरल में। इसलिए इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो केरल के कोट्टायम में आपको इसका इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है। इसकी स्थापना रबर एक्ट 1947 के तहत की गई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो रबर बोर्ड है। इसका पहला प्लांट केरल में ही लगाया गया था। भारत में रबर का प्रथम उत्पादक राज्य केरल, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा कर्नाटक है।
देखो, ये तो हो जाते हैं आपके टेस्ट की कहानी। तो जीएस का जो टेस्ट था वो मैंने आपको कंप्लीट बताया और विद एक्सप्लेनेशन बताया आपको। एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना आप पूरी तरीके से। यदि आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनते हैं और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आगे जो जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। लेकिन बस आपको पढ़ना है ध्यान से और एक्सप्लेनेशन जरूर ध्यान से देखनी है। और उसके साथ साथ, और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से कोई भी ज्वाइन कर लेना। तो मैं आपको इसकी पीडीएफ के रूप में आपको इसकी इस पीपीटी की वो नहीं मिलेगी आपको, वो आपको पीडीएफ के रूप में जो डॉक्यूमेंट की फाइल होती है ना, उस तरीके से चाहो तो आपसे प्रिंट भी करवा सकते हो। तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। कोई सा भी ज्वाइन कर लेना यहाँ पर। और देखो, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताएं। आप इस लेक्चर के बारे में जरूर बताएं अपना, जो भी आपके विचार हैं, जैसे भी आपके विचार हैं। यदि आप इसमें कोई संशोधन चाहते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी विचार आपके मन में है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो धन्यवाद।